जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 5 जन फॉर ऑल पर। और मैं हूं चंदन अखिलेश पांडे। सामाजिक विषय की एक नई विषय वस्तु, जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर शेयरिंग, सत्ता के विभाजन को लेकर के आपके बीच में आया हूं। मेरी महत्वाकांक्षा है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक, यानी स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 12 के सामाजिक विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को यह चैनल संचालित करे, प्रसारित करे। और उसी क्रम में कक्षा 10 यानी स्टैंडर्ड 10 जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, उस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उस बोर्ड एग्जाम को साथ में लेकर के आज मैं आप सभी के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर के आया हूं, जो कक्षा 10वीं की स्टैंडर्ड 10th की पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन एसएसटी सोशल स्टडीज। 9th में हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, 9th में हम जब सामाजिक विषय का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे सामाजिक विषय का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। 4 किताबें होती हैं और उन 4 किताबों में से जो दूसरी किताब होती है पीले रंग की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, प्रथम होता है। और जब हम 10 में पहुंचते हैं तो वही किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड के नाम से जानी जाती है, हमारे बीच आती है और हम उसका क्रमवार, विषयवार, अध्यायवार अध्ययन करते हैं। और उसी अध्ययन के क्रम में प्रथम जो अध्याय है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th इन पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग है। यह 2 कहानियों के माध्यम से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और ये 2 कहानियां आपके स्क्रीन के सामने दिख रही हैं। यह पहली कहानी है बेल्जियम की। बेल्जियम, ब्रसेल्स जिसकी राजधानी है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। अगर हम अपने इंडिया से तुलना करें, अपने भारत से तुलना करें, तो हरियाणा से भी छोटा एक देश है जिसको बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। ब्रसेल्स इसकी राजधानी है। मीन्स द ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड बेल्जियम बिलोंग्स टू यूरोप। सेकंड में हम आते हैं तो दूसरा देश श्रीलंका। श्रीलंका हमारा नेबरहुड कंट्री है, हमारा पड़ोसी है। और तमिलनाडु की सीमा से महज 24 से 26 किलोमीटर बाद यह देश आता है, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं। 1948 में इसको आजादी मिली थी। 1948 में आजादी का मतलब यह लोकतांत्रिक हुआ था। श्रीलंका डेमोक्रेटिक पॉलिसी को अपने यहाँ एडॉप्ट किया था 1948 में, 1948 में। और बेल्जियम, चूंकि इसका एक गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास रहा है और दोनों देशों के लोकतंत्रात्मक होने के बावजूद भी पावर शेयरिंग के विषय को, पावर शेयरिंग के मुद्दे को हम यहाँ देखेंगे कि पावर शेयरिंग किस प्रकार से किसी लोकतांत्रिक देश के लिए फायदेमंद होता है या फिर उस लोकतांत्रिक देश के नीतियों को, लोकतांत्रिक देश के ढांचे को कमजोर करता है। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम 4 देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है, जहां पर 59%, 59% जो जनसंख्या है वो डच भाषा बोलती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। लेकिन 40% उसी देश में 40% जो फ्रेंच स्पीकर लोग हैं, जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% जर्मन लोग पाए जाते हैं। यानी 4 देशों से घिरा होने के परिणाम स्वरूप इस देश में कॉम्प्लेक्सिटी, कम्युनल कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कहते हैं, यानी स्पीकर, लैंग्वेज स्पीकर, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग परिधान, अलग अलग धर्म और उनकी अलग अलग मान्यताएं। और इस बीच ये कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हैं। श्रीलंका की कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे तो 74%, 74% सिंहला इस श्रीलंका में लोग थे। 74% सिंहला। और सिंहला, जब आप श्रीलंकन मोनार्की पढ़ोगे तो सिंहला का एक लंबा इतिहास रहा है। 18% श्रीलंकन तमिल थे। श्रीलंकन तमिल का मतलब वो तमिल जो श्रीलंका के ही नेटिव थे, मूल रूप से श्रीलंका के थे। हमारे यहां से, हमारे तमिलनाडु से भी कुछ माइग्रेट करके, पलायन करके तमिलनाडु से जो लोग गए उनको इंडियन तमिल कहा गया। उनकी संख्या कम थी, यानी वो अल्पसंख्यक थे। दोनों देश 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और 1950 से 1960 के बीच में, यानी जो सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेसी था, उसी फेज में ये दोनों देश आजाद हुए थे। बेल्जियम ने अपने आजादी के बाद अपने पावर को पॉजिटिव तरीके से शेयर किया और पॉजिटिव तरीके से शेयर करने के साथ ही बेल्जियम एक आइडल डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन बनकर के उभरा।
इसकी भी बातें हम लोग करेंगे। श्रीलंका की भी बातें करेंगे जो कि असफल रहा, फेल्योर रहा अपने पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करने में, इसके भी परिणाम देखेंगे। और साथ ही साथ यह वीडियो आपको बताएगा कि यदि किसी देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में पावर शेयरिंग होगा तो उस पावर शेयरिंग के कितने रूप होंगे, उस पावर शेयरिंग की क्या व्यवस्था होगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो से। बेल्जियम आजाद होने के बाद अपने संविधान में तमाम प्रकार के संशोधन किया और उस संशोधन को करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस बेल्जियम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता में सामंजस्य स्थापित किया जाए, सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा जाए, सबके मान्यताओं का, सबके पंथों का, सबके इच्छाओं का ख्याल रखा जाए। और उस ख्याल को रखने में बेल्जियम की जो सरकार बनी, उस सरकार में सभी लोगों को साथ दिया गया, सभी लोगों को एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए, सभी लोगों को वित्तीय अधिकार दिए गए और यहां तक कि बेल्जियम के जो सरकारी पदों पे भर्तियां होती थी, जो वैकेंसीज निकलती थी, उन वैकेंसीज पे भी बेल्जियम के इन तीनों कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्पसंख्यक के आगे बहुसंख्यक मजबूत रहा और उस मजबूती का परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका ने जितने भी उसके गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी उसके गवर्नमेंटल जॉब्स थे, उन सारी फैसिलिटीज पे, उन सारे प्रोग्राम्स पे, वो सभी प्रकार की सुविधाओं पे सिंहला लोगों का एक प्रकार से अधिपत्य था। और उस अधिपत्य के द्वारा इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दो प्रकार की मनोस्थितियां दो समुदायों में बनने लगी। परिणाम यह हुआ कि सिविल वार प्रारंभ हो गए, गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध ऐसा चला कि श्रीलंका की मानसिक, श्रीलंका की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की स्थिति ध्वस्त हो गई। बिना शांति के कोई भी राष्ट्र समृद्धि की कल्पना तक नहीं कर सकता और इसका एक ज्वलंत उदाहरण ये दोनों देश देते हैं। बेल्जियम ने अपनी सभी सेंटिमेंट्स को ख्याल रखा तो बेल्जियम एक आइडल डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि 1990 के बाद श्रीलंका ने भी इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए। आज हालात सही है, लेकिन इतिहास के स्रोत में जब हम जाते हैं तो ये दो प्रकार के देशों की कहानियां आती हैं। हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस की, यानी अगर पावर शेयरिंग एक लोकतांत्रिक देश में जरूरी है तो उस पावर शेयरिंग के क्या रूप होंगे। आपके बोर्ड परीक्षाओं में तमाम प्रकार के सवाल इस चैप्टर से, इस अध्याय से आ सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे कुल मुख्य चार प्रकार के फॉर्म, चार प्रकार के रूप दिए गए हैं। पहले रूप में आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसका आपने पिछले कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया है। यानी 9वीं में आपको जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने को मिला होगा, या फिर आगामी, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के वीडियो या चैनल संचालित करें, प्रसारित करें, और उसी क्रम में यह वीडियो चल रहा है। आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं और उनकी जो जुरिडिक्शन है वो कहां तक है। खैर, हम अपने वीडियो पे रहते हैं। पहला रूप होता है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इज पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मींस एक सत्ता, लोकतांत्रिक सत्ता 3 भागों में विभाजित होती है। इसको हम लेजिस्लेचर, विधायिका जिसको बोलते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका जिसको कहा जाता है, और तीसरा हमारा होता है जुडिशियरी, न्यायपालिका जिसे कहा जाता है। तो ये हमारा पहला रूप होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकेंड फॉर्म में हम जब चलते हैं तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी जब पावर का शेयर होगा तो उस समय एक गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के रूप में बनेगी और ये सभी प्रकार की सरकारें एक ही स्ट्रक्चर पे काम करेंगी, जिन स्ट्रक्चर को हम फेडरलिज्म कहते हैं, जो आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा। जब एक सरकार, यानी एक सरकार जिसको हम सीजी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन लोकल गवर्नमेंट, और ये 3 प्रकार की सरकारें अलग अलग अधिकारों को साथ लेकर के काम करती हैं, शासन करती हैं, तो यह दूसरा रूप उभर करके सामने आता है। तीसरे रूप में पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप, मैंने शुरुआत में ही बोला, एक लोकतांत्रिक देश समृद्ध तभी होगा जब वो अपने अलग अलग कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करेगा,
और बेल्जियम ने ऐसा किया था। एक लोकतांत्रिक देश को भी ऐसा करना चाहिए। जो डाइवर्स कंट्रीज हैं उनको अपने अलग अलग कम्युनिटी के हितों का, उनके इंटरेस्ट का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान दिया जाता है तो ये पावर शेयरिंग का तीसरा रूप होगा। ध्यान देने का मतलब इनके जो इंस्टीट्यूशन हैं, इन इंस्टीट्यूशन में एक रेशनल डिवीजन, एक रेशनल नंबर्स के आधार पर इनको भी अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाए, अलग अलग सुविधाओं में इनको अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाए ताकि फ्रेटर्निटी, हार्मोनी बनी रहे। चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज, यानी एक लोकतांत्रिक जो सत्ता होती है, एक डेमोक्रेटिक पावर होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब राजनीतिक दल। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह आते हैं, और मूवमेंट ग्रुप, आंदोलनकारी समूह आते हैं, जिसकी विस्तार से चर्चा अगले चैप्टर्स में एक अलग अध्याय के रूप में करते हैं। तो लगे रहिए, बने रहिए, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, 6th चैप्टर 9th में थे और 10th में 8th चैप्टर है। चैप्टरों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन पेजेस सेम है। पेजेस का मतलब 9 के भी पॉलिटिकल साइंस के कुल पृष्ठ संख्या 112 थी, 10 के भी पॉलिटिकल साइंस के पृष्ठों की कुल संख्या 112 है। तो संख्या सीमित है, यानी विस्तार सीमित है, लेकिन इन विस्तारों में आपको अपने लोकतंत्र के और करीब जाने की गारंटी और करीब जाने की उम्मीद यह अध्याय, यह वीडियो जरूर बनाया होगा। थैंक्स टू वॉचिंग अस। थैंक यू। जय हिंद।